नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में आज हम सबसे पहले कश्मीर में मेड इन चाइना वाली आतंकवादी साजिश का पूरा विश्लेषण करेंगे, जिसका खुलासा आज जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खुद किया। महबूबा मुफ्ती ने आतंकवाद ग्रस्त कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के खतरनाक भाईबंदी की बात की। महबूबा ने जो कुछ भी कहा उससे यह साफ है कि कश्मीर में एक नहीं दो दुश्मनों से हमें मुकाबला करने की जरूरत है। ये कश्मीर में आतंक की ताजा तस्वीर है। ये तस्वीरें देखने का देश आदी हो चुका है। पूरा देश जानता और समझता है कि दहशतगर्दी की स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही है, आतंकवादियों की खान कहां है, आतंकवादियों के आका कहां बैठे हुए हैं। एक दुश्मन जिसका नाम पाकिस्तान है, उसे सब जानते पहचानते हैं, लेकिन आज उस छिपे दुश्मन को भी कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने बेनकाब कर दिया, जिसका नाम चीन है। मैं अपने मुल्क के लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, होम मिनिस्टर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। और ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है, जिसमें बाहर की ताकतें शामिल है और अब तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है। मुझे खुशी है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती के इस बयान की टाइमिंग गौर करने वाली है। वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने दिल्ली आई थी। अमरनाथ अटैक पर आधे घंटे की चर्चा के बाद महबूबा ने कश्मीर में आतंकी साजिश के पीछे चीन का हाथ होने का दावा कर खलबली मचा दी। महबूबा ने अपने दावे का आधार नहीं बताया, लेकिन साजिश की चीनी थ्योरी में जानकारों को दम दिख रहा है। Even it has been noticed that in certain bunkers the Chinese troops have been seen along with Pakistani bunkers, and Pakistan appears to play greater and greater role in Kashmir in terms of mischief making, primarily because it has a very strong backing of China. महबूबा मुफ्ती का आज का बयान गहन विश्लेषण की मांग करता है। सवाल है कि चीन कश्मीर में साजिश क्यों करेगा। ये सीधा सवाल है, क्योंकि चीन के लिए कश्मीर न राजनीतिक मुद्दा है, न मजहबी और न ही भावनात्मक। पाकिस्तान की तरह वो कश्मीर को खोने की टीस भी नहीं भोग रहा। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की अच्छी सेहत के लिए चीन वो सब कर सकता है जिसका संकेत महबूबा ने दिया है। चीन पाकिस्तान की भाईबंदी ही वो खतरा है जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। चीन पीओके में तमाम बड़ी परियोजनाएं चला रहा है, जिसमें दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के निर्माण हो रहे हैं। पीओके में चीन सड़कें बना रहा है, पावर और वाटर प्रोजेक्ट बना रहा है, जो वहां की लाइफलाइन होगी। एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त पीओके में 3000 से ज्यादा चीनी वर्कर निर्माण कार्य में लगे हैं। भारत को सबसे ज्यादा खतरा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से है, जिसके तहत चीन 3000 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चीन $5000 करोड़ खर्च कर रहा है, जिससे चीन का पश्चिमी हिस्सा दक्षिणी पाकिस्तान से सीधा जुड़ जाए। एक आंकड़े के मुताबिक चीन की मदद से पाकिस्तान में इस वक्त 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े 51 प्रोजेक्ट्स में चीन बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। ये एक ऐसी दोस्ती है जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता, और ये एक ऐसी दोस्ती भी है जिसके लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़, जो सामरिक गठजोड़ है, वो भारतवर्ष की सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान हमें इतनी आंख नहीं दिखा सकता था अगर उसको चीन का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। हम क्या कर सकते हैं? हमें ये गठजोड़ को तोड़ने के लिए काउंटर एनसर्कलमेंट करने की जरूरत है चीन की। इसी के तहत आप देख रहे हैं कि हमारी अमेरिका से घनिष्ठता, हमारी जापान से घनिष्ठता, हमारी वियतनाम, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया से घनिष्ठता हम बढ़ा रहे हैं, ताकि ये काउंटर बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी को हम जो है अमली जामा दे सकें। चीन के गंदे इरादे हम अक्सर देखते रहे हैं। डोकलाम में तनातनी के बाद एक चीनी थिंक टैंक ने कश्मीर में दखल अंदाजी की गीदड़ भभकी दी। जल्द भूल जाएगा, इसमें शक है। भारत ने चीन को डोकलाम में उसकी हैसियत और हद बता दी है। भारत चीन को यह बता चुका है कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करने का मुगालता न पाले। We have seen the report
and our stand is absolutely clear. All of us know that it is at the heart of the matter is really the issue of cross-border terrorism. Cross-border terrorism in our region emanating from a particular source is threatening the peace and stability of not only India but other neighbors, and we have been ready to have dialogue with Pakistan among other issues on Jammu and Kashmir, but in a bilateral framework. तो पाकिस्तान के साथ चीन का साझा हित, भारत के साथ उसका ताजा टकराव, ये कम बड़ी वजह नहीं है कि आतंकी साजिश में चीन पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। वैसे बेहतर ये भी होता कि महबूबा मुफ्ती चीनी साजिश पर थोड़ा खुलकर बात करती। इन हालातों में जब डिप्लोमेटिक तरीकों से सिचुएशन को डील कर सकते हैं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए बिना आधार, कोई एविडेंस हो, मैं समझता हूं कोई पकड़ा गया है चाइनीज वेपन्स और चाइनीज इंटरफेरेंस या कोई मशीनरी चाइनीज ओरिजिन का, तो मैं समझ सकता हूं ये एविडेंस है। इसके बिना पहले बार MEA नहीं कह रहा है, ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं कह रहा है, ये ना प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और यहाँ सबूत है मुख्यमंत्री के पास कि चाइना का इंटरफेरेंस। जिम्मेवार मुख्यमंत्री होने से हम सोचते हैं कि वो स्टेटमेंट ऐसा देंगे जो तनाव नहीं क्रिएट करे। जो भी हो, महबूबा के इस खुलासे के बाद सुरक्षा, खुफिया एजेंसियां और सरकार को नए सिरे से रणनीति पर विचार करना जरूरी है। दिल्ली से पौलोमी साहा और शालिनी मारिया लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। महबूबा मुफ्ती ने आज ये भी कहा कि कश्मीर में बिगड़ती स्थिति का सामना करना सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार के बूते की बात नहीं है, आतंकवाद से पूरे देश को मिलकर लड़ना होगा। महबूबा ठीक कह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर में एक तरह से खुली जंग छेड़ रखी है। और राजौरी में पाकिस्तान ने आज फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, हमारे एक जवान को शहीद कर दिया। त्राल में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिनमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का साथ अब चीन दे रहा है। चीन की साजिश भी सामने आ रही है। चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को कश्मीर में मदद कर रहा है। दक्षिण कश्मीर के त्राल का इलाका एक बार फिर गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकवादियों के एक गुट को घेरने में कामयाबी मिली। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई और 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों को शक है कि अभी भी इलाके में 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं। मारे गए आतंकवादियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से हो सकता है। घाटी में आतंकवादियों के सफाये का अभियान लगातार जारी है। बीते 7 महीनों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। 2010 में जनवरी और जुलाई के बीच सबसे ज्यादा 156 आतंकवादी मारे गए थे। पिछले साल जनवरी से जुलाई के बीच 77 आतंकी मारे गए थे। 2015 में 51 आतंकी, 2014 में भी 51 आतंकी, 2013 में 43 आतंकवादी, 2012 में 37 और 2011 में इस अवधि में 61 आतंकी मारे गए थे। सेना मान रही है कि अमरनाथ हमले से आतंक के खिलाफ अभियान को धक्का लगा, लेकिन अब फिर से सुरक्षा एजेंसियां मिशन में लग चुकी हैं। The Amarnath Yatra attack, in my sense, has been one reversal, but we continue our operations. We will continue targeting the terrorists. Today, as we have pointed out, an operation is going on in Aripal. And I'm sure that we will continue eliminating these terrorists who are moving around in this area. So I'm not too worried about the situation becoming too bad or alarming. The situation will remain under control. In fact, the assessment is we will continue improving the situation. अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने में 4 आतंकी शामिल थे। सुरक्षा बल इन 4 आतंकवादियों की तलाश में लगा है। पुलवामा और शोपियां के इलाके में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अशरफ वाणी, पुलवामा, आज तक। और खबरदार में अब हम अमरनाथ यात्रा की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था वाली वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जिससे आपके दिल का डर खत्म हो जाएगा। ये सच है कि अनंतनाग में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमला कर दहशत, आतंक फैलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सबक लेते हुए अब जैसी तैयारी कर रखी है वो भरोसा बहाल करने वाली है।
अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमला कर आतंकवादियों ने अपनी मौत का इंतजाम कर लिया है। ये वो तैयारी है जिसे देखकर दहशतगर्दों की बेचैनी बढ़ने वाली है। अमरनाथ रूट पर सुरक्षा का ऐसा इंतजाम है कि आतंकी हमला करने से पहले 1000 दफा सोचेंगे। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर अपनी चील की नजर रखा हुआ है। हर एक सड़क, हर एक चौबारे, हर एक सार्वजनिक जगह पर सीआरपीएफ की है नजर। अनंतनाग के हमले के बाद सीआरपीएफ ने अपनी मुस्तैदी और बढ़ा दी है। पहलगाम का बेस कैंप अति संवेदनशील है। 2000 में यहाँ पे हमला भी हुआ था और दर्जनों लोग मारे गए थे, लेकिन उसके बाद अमरनाथ यात्रा यहाँ पे चलती रही और लाखों की तादाद में लोग सालाना यहाँ आते रहे। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सीआरपीएफ है तो यात्री भी महफूज है। ये गश्ती, ये मुस्तैदी और ये मोर्चाबंदी तो पहले भी दिखी, लेकिन अमरनाथ अटैक के बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं। ग्राउंड जीरो पर सीआरपीएफ नई रणनीति के तहत आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। सिक्योरिटी हैज बीन इंक्रीज्ड और द फोर्सेस आर मच मोर अलर्ट एंड some new strategies also been worked out, which obviously we can't discuss. आपको अलर्ट करना हमारा फर्ज है। आपको हर खतरे से खबरदार रखना हमारी जिम्मेदारी। इसी जिम्मेदारी के तहत आज तक अमरनाथ रूट के ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर हैं या आपका कोई अमरनाथ यात्रा पर जाने वाला है तो आपको भी ये जानना चाहिए कि आपकी मदद के लिए सीआरपीएफ की हेल्पलाइन मौजूद है। मुसीबत आए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर मदद ले सकते हैं। सीआरपीएफ एक तरीके से संकट मोचन भी है और मददगार भी है। जी हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ की हेल्पलाइन की, जो कि मददगार हेल्पलाइन है और लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। जबरदस्त रिस्पांस मिला है सीआरपीएफ को। तमाम लोग, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो क्राइम को लेके हो, कोई भी समस्या है तो लोग सीआरपीएफ को इस मददगार हेल्पलाइन कॉल कर रहे हैं। मैम, सीआरपीएफ हेल्पलाइन मददगार 16 जून को लॉन्च किया गया था और उसके बाद से मैम हम कंटिन्यू इस हेल्पलाइन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिस्पांस जबरदस्त है। रोज कितने कॉल्स आ जाते हैं? ये मैम ऑल ओवर पर दिन के अबव 500 से ऊपर कॉल आते हैं हमारे पास में। ये हमारा सीआरपीएफ हेल्पलाइन 14411 जिसका टोल फ्री नंबर है। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से ये साफ है कि अमरनाथ यात्रा आज भी सुरक्षित है। आप बेखौफ होकर बाबा बर्फानी के दर्शन का प्लान बना सकते हैं। हाँ, आप सचेत रहें, खबरदार रहें, क्योंकि ये आपकी भी जिंदगी का सवाल है। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने जोखिम मोल लेकर ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर भारत के दुश्मनों के दिल की धड़कन बढ़ना तय। तो खबरदार में अब हम मौसमी सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट का अगला हिस्सा आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आपका भी दिल बाबा बर्फानी के दर्शनों को मचल जाएगा। ये भक्ति है, देशभक्ति है और दहशतगर्दी का मुंहतोड़ जवाब भी है। ये बाबा भोले के भक्त हैं जिनकी आस्था आतंक से हिलने वाली नहीं। बाबा बर्फानी के भक्तों का कारवां पहले से ज्यादा जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ यात्रा पर आतंक का साया है और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस यात्रा की सुरक्षा में सख्त पहरा लगा दिया है। हम लोग एक ऐसी ही बस में है जो चली जम्मू से है और जा रही है अमरनाथ। तमाम यात्री हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वो निकले हैं तमाम आतंक के पहरे के बावजूद भी, आतंक के साए के बावजूद भी क्या महसूस कर रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं अमरनाथ, हौसले बुलंद हैं। जब हम निकले थे तब तो थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि उस दिन कुछ न्यूज में दिखाया गया था कि यहाँ पर कुछ हमला हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद सारा डर खत्म हो गया है। इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देखकर अब कोई डर नहीं लग रहा। कोई डर नहीं है।
हाँ, मेरी तो बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं एक बार अमरनाथ की यात्रा जरूर करूं, भोले बाबा के दर्शन करूं। ये आज तक की वो ग्राउंड रिपोर्ट है जो बाबा के भक्तों पर हमला कर दहशत मचाने वाले आतंकवादियों के लिए बड़ा सबक है। पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकवादियों को ये जान लेना चाहिए कि बंदूक और बम से भोले के भक्त विचलित नहीं होने वाले। भक्ति में इतनी ताकत है कि वो ऐसी हजार साजिशों को खाक में मिला दे। डर नहीं है, कोई भय नहीं है, सबके चेहरे पे देखिए मुस्कान है, सब लोग खुश हैं और कहीं कुछ आतंक का जिक्र नहीं है। क्यों मैम? हाँ, कोई डर नहीं है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सुरक्षा है इसलिए सुरक्षित है कि भोले बाबा है इसलिए सुरक्षित है? भोले बाबा है हमारे साथ इसलिए हम सुरक्षित हैं पूरी तरीका से, हमें कोई डर नहीं है बिल्कुल किसी बात। तो आतंकियों को क्या कहना चाहेंगी? वो आतंकी जो सोचते हैं कि यात्री डर गए होंगे, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। पीछे देखिए तो पूरा अमरनाथ यात्रा का काफिला पूरी डल लेक के इर्द गिर्द है। हम लोग इस वक्त श्रीनगर की डल लेक से गुजर रहे हैं और तमाम बसें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। कुल मिला के 40-50 बसें जम्मू से निकली हैं और इस वक्त श्रीनगर से गुजर के वो बालटाल जा रही हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों का भी पहरा है। सुरक्षा कर्मी लगभग 40 तैनात है इस पूरी बसों के काफिले में। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद इस रूट में पड़ने वाले उन इलाकों में गई जहां आतंकी जब चाहे हमले कर सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं, लेकिन आज तक की रिपोर्टर को कहीं भी दहशत की कोई झलक तक नहीं मिली। पहलगाम एक बेस कैंप है जहां से तमाम अमरनाथ यात्री अपनी अंतिम अमरनाथ यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, बड़े बड़े विशाल पर्वत और कलकल करते हुए झरने और नदी और बीच में हरियाली ही हरियाली, लेकिन पहलगाम पर भी आतंक का साया रहा है। कश्मीर की ताकत है कश्मीरियत। आतंकवादियों ने इस कश्मीरियत पर चोट की जब अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया, लेकिन भाईचारे का ये धागा इतना मजबूत है कि आतंकवादियों की इतनी औकात नहीं कि वो इसे तोड़ मरोड़ सके। पहलगाम के इस गौरी शंकर मंदिर में हिंदू मुस्लिम एकता की सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम है। एक वो वक्त था जब कश्मीर में एक हिंदू राजा का शासन था। यही वजह है कि आपको जगह जगह पे प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे जिनकी बड़ी मान्यता है। पर कश्मीर ने जब उतार चढ़ाव देखे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन मंदिरों पर आँच भी आई हो। और उसका कारण एक ये भी है कि जब आप इन मंदिरों में जाएं तो आपको एक ऐसी झलक दिखेगी जो कश्मीरियत का बखान करती है। जी, भावना तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं यहाँ 4 साल से हूँ और मेरे जो भाई है यहाँ पे मुस्लिम भाई गुलाम हसन जी, गुलाम अली जी और परवेज अहमद शाह जी, तो ये मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं बहुत समय से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इनके साथ है यहाँ पे, इनके साथ रह के मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। और साथ ही हमारे भंडारे जी जो प्रधान जी है, सेठी साहब जी और बाबा जी, तो इनका साथ जो हमारे साथ है बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम और ऐसी उम्मीद रखते हैं कि ऐसा अच्छा माहौल बना रहे। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर ऐसे मंदिर हैं, ऐसी मिसालें हैं। श्रीनगर का शंकराचार्य मंदिर, अनंतनाग का मारतंड मंदिर, मजहबी भाईचारे की धारा आपको हर जगह बहती दिखाई देगी। जिस जमीन पर भाईचारे की फसल यूं लहलहाएगी उसे आतंकवादियों जैसे बुजदिल क्या खाक तबाह कर पाएंगे। श्रीनगर में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़े राज्य की विधानसभा और विधानसभा में विस्फोटक, ये मामला काफी गंभीर है, लिहाजा इसमें कई गंभीर सवाल हैं और कई नए खुलासे भी। तो आइए खबरदार में अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जिस जगह की सुरक्षा सबसे कड़ी होनी चाहिए वहां यूपी विधानसभा में बार बार क्यों मिल रहे हैं संदिग्ध पाउडर? यूपी विधानसभा की सुरक्षा में बार बार क्यों हो रही है चूक? इस प्रकार की शरारत करने की छूट हम यूपी विधानसभा परिसर में क्यों खराब हैं ज्यादातर सीसीटीवी? जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो एटीएस के पास पहुंची हैं सीसीटीवी तस्वीरें,
उसमें कई कैमरों के खराब होने की भी जानकारी आई है। यूपी विधानसभा पर किसने टिका रखी है अपनी काली नजर? विधानसभा है तो सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर कैमरे खराब पड़े हैं। तो आइए अब हम आपको इस बारे में पूरी खबर जरूर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी हम आपको बताते हैं कि विस्फोटक की बरामदगी के महज 48 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा से संदिग्ध पाउडर फिर से बरामद किया गया। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोटक को बरामद करने को लेकर 15 अधिकारियों, 4 सुरक्षाकर्मियों, एक विधायक से पूछताछ की है। ये देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। कल तक यहाँ सालों से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब पूरे परिसर का नजारा बदला सा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी और कोने कोने में अधिकारियों की चहलकदमी। यूपी की पुलिस भी है तो एटीएस की टीम ने भी मोर्चा संभाल रखा है और एनआईए की टीम भी मौजूद है। एटीएस सुरक्षा के चप्पे पूरे अपने लश्कर के साथ विधानसभा के एक कमरे और एक कॉरिडोर का हाल ले रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सुबह से ही पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। 2 दिनों के भीतर विधानसभा के सदन में 2 संदिग्ध पाउडरों की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। 12 जुलाई को सदन में PETN नाम का विस्फोटक बरामद किया गया था और ठीक 2 दिन बाद यानी 14 जुलाई को सदन के भीतर से सफेद रंग का संदिग्ध पाउडर मिला। संदिग्ध पाउडर की बरामदगी तब हुई जब शुक्रवार की रात एनआईए और एटीएस की टीम विधानसभा के भीतर जांच कर रही थी। ये एटीएस विवेचना कर रही है, अभी विवेचना की बातें शेयर करना ठीक नहीं है। महज 48 घंटों के भीतर विधानसभा के अंदर से दोबारा संदिग्ध पाउडर की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को सन्न कर दिया। वो भी जांच की जा रही है एनआईए द्वारा और वो भी जांच में निकल के आएगा। एनआईए की टीम बताएगी। पाउडर की शुरुआती जांच की गई तो पता चला कि वो पाउडर पान मसाले के पैकेटों के साथ मिला। एटीएस के एडीजी के मुताबिक 14 जुलाई को एटीएस ने विधान भवन का विस्तृत सुरक्षा चेक किया, जिसमें कई जगह पान मसाला के पैकेट मिले थे। एक पैकेट में संभवतः मैग्नीशियम सल्फेट मिला है। ये पदार्थ पैकिंग मटेरियल में डाइंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने शुक्रवार की रात मिले संदिग्ध पाउडर को कब्जे में ले लिया है और जरूरत होगी तो जांच करवाएगी, लेकिन 12 जुलाई को मिले विस्फोटक की दोबारा जांच की तैयारी जरूर की जा रही है। राज्य की फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने संदिग्ध पाउडर को PETN बताया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं कि उस पाउडर की जांच हैदराबाद के CFSL से कराई जाए। एनआईए ने अब इस जांच का जिम्मा संभाल लिया है और एनआईए के जांच संभालते ही विस्फोटक PETN को दोबारा से सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाएगा। एनआईए के साथ एटीएस भी इस जांच में जुड़ी रहेगी और दोनों मिलकर इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब देखना यह है कि ये एजेंसियां कितनी जल्दी इसके गुनहगार को सामने लाती हैं। इस बीच खबर है कि सुरक्षा एजेंसियों ने 4 सुरक्षा कर्मियों के अलावा समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे से पूछताछ की है। एटीएस ने समाजवादी विधायक से करीब 15 मिनट तक सवाल दागे। हालांकि मनोज पांडे ने किसी भी पूछताछ से इनकार किया है, लेकिन यह भी हकीकत है कि विस्फोटक की बरामदगी उन्हीं की सीट के नीचे से हुई थी। हाँ, ये सही है कि नेता प्रतिपक्ष जी के बगल में हम बैठे थे और जैसा कि न्यूज चैनलों से खबर आई है कि वो हमारी सीट के नीचे ही रखा था। आपने देखा था उसको उस वक्त? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। निश्चित रूप से बहुत गंभीर प्रकरण है और इस सुरक्षा की बहुत बड़ी खामी है और इस पर बैठ करके सभी को, जिम्मेदार लोगों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए और सदन के अंदर इस तरह विस्फोटक सामग्री आना निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चूक है। बहरहाल 12 जुलाई को यूपी विधानसभा में मिले विस्फोटक ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर विधानसभा में विस्फोटक आया कहां से और क्या थी। विधानसभा में विस्फोटक का मिलना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। विधानसभा वो जगह होती है जहां जनता के प्रतिनिधि एक साथ जमा होते हैं।
विधानसभा वो जगह होती है जहां की सुरक्षा चाक चौबंद होती है, और ऐसे में सवाल ये कि यहाँ विस्फोटक आए कैसे और कौन लेके आया। अरविंद ओझा और शिव पूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब सवाल यह है कि विधानसभा में विस्फोटक आखिर आया कहां से। सुरक्षा एजेंसियों को यह आसानी से पता लग जाता अगर विधानसभा के सारे सीसीटीवी काम कर रहे होते। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के कॉरिडोर में लगे ज्यादातर सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहे हैं। विधानसभा में क्या थी विस्फोटक साजिश? कहां से आए विधानसभा में विस्फोटक? किसने रखा विधानसभा में विस्फोटक? इन सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस के आला अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। चुनौती और मुश्किलें काफी बड़ी हैं। विस्फोटक की बरामदगी से जुड़े सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से मिल गए होते अगर विधानसभा की सुरक्षा में लगाई गई तीसरी आंखें यानी सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते। हकीकत यह है कि यूपी विधानसभा परिसर में मौजूदा ज्यादातर कैमरे काम नहीं कर रहे। वहीं हॉल के भीतर लगे 6 कैमरे तभी काम करते हैं जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है। रात को और सुबह के वक्त हॉल की निगरानी कैमरे से नहीं की जाती। सदन के भीतर और इस परिसर में तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन जो अब जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ज्यादातर कैमरे इसके खराब हैं या बंद पड़े हैं। ये वो रास्ता है जहां से विधायकगण ऊपर सदन की ओर जाते हैं और इसे देखने के लिए यहाँ पर एक मेटल डिटेक्टर है और साथ में एक बड़ा कैमरा यहाँ पर लगा है। इसी रास्ते से जो विधायकगण हैं वो जाते हैं और ठीक उसके दूसरी तरफ एक दूसरा रास्ता है। ये रास्ता भी सीधे सदन की ओर जाता है और इस रास्ते के पास भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है जो कि हाई इंटेंसिटी का है और साथ साथ एक मेटल डिटेक्टर भी लगा है। इस बड़े कॉरिडोर में कुछ कैमरे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो एटीएस के पास पहुंची है सीसीटीवी तस्वीरें, उसमें कई कैमरों के खराब होने की भी जानकारी आई है। अब इन सवालों के जवाब कौन देगा कि विधानसभा के कॉरिडोर के सीसीटीवी कैमरे खराब क्यों हैं? हॉल में विधानसभा की कार्यवाही के बाद वो बंद क्यों हो जाते हैं? रात और सुबह के वक्त हॉल की निगरानी सीसीटीवी से क्यों नहीं की जाती? गौरतलब है कि विधानसभा के हॉल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की टाइमिंग को लेकर पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। आज नहीं कल जांच सामने आएगी। अगर निष्पक्ष जांच हुई तो निश्चित रूप से सच्चाई को सामने आना है, क्योंकि यहाँ सीसी फुटेज है, कोई बच नहीं सकता है। अब कौन ऐसा आदमी है जो पूरे विधानसभा का सीसी फुटेज बंद करा दे, ये आप जानते हैं, और नहीं तो सच्चाई आप जानते हो कि सीसी फुटेज है हर जगह। सुरक्षा एजेंसियां दावा कर रही हैं कि 23 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि जब ज्यादातर सीसीटीवी खराब पड़े हैं तो कामयाबी कहां तक मिल पाएगी। इस बीच विस्फोटक मिलने के बाद यूपी एटीएस की टीम ये समझने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा की सुरक्षा में आखिर कहां चूक हुई और उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। अभी तक यूपी विधानसभा की सुरक्षा पुलिस के हाथों में हुआ करती थी, लेकिन अब परिसर में एटीएस के कमांडो देखे जा सकते हैं जो ये मुआयना कर रहे हैं कि कभी भी इस तरह की आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, यानी क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की जा रही है। कोई चीज चेक नहीं कर रहे हैं, क्विक रिस्पांस तो ये क्विक रिस्पांस टीम जो बनाई जानी है, दरअसल एटीएस उसके लिए कह सकते हैं कि उसकी तैयारी कर रही है कि कैसे क्विक रिस्पांस टीम जो बनेगी वो यहाँ पर काम करेगी। विधानसभा में विस्फोटक मिलना कोई मामूली घटना नहीं है। मुमकिन है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, लिहाजा हर तरह से एहतियात बरती जा रही है। आग से निपटने के लिए भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हम लखनऊ विधानसभा के अंदर है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की जा रही है कि अगर यहाँ पर किसी तरीके का अगर आग लगती है, किसी तरह की आपदा होती है, उसके बाद किस तरीके से काबू पाया जाएगा। यहाँ पर जो दमकल विभाग के लोग हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मॉक ड्रिल की जा रही है कि किस तरीके क्या टाइमिंग होती है, अगर कोई भी यहाँ पर कोई कार्रवाई हो जाती है, कोई आतंकी कार्रवाई हो जाती है तो कितनी
जर्नी, कितना टाइमिंग लगता है, उसको लेकर यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है। यहाँ पर क्या चीज हो रही है यहाँ पर? क्या ये फायर ड्रिल, मार्क ड्रिल, मार्क ड्रिल हो रही है यहाँ पर कि हम लोग कितना अलर्ट और कितनी जल्दी अपने पॉइंट पे आके सूचना मिलने पर पहुंच सकते हैं। इस चीज की ट्रायल हम लोग करते रहते हैं समय समय पर, वही हो रही है। सुरक्षा के तमाम उपाय किए जा रहे हैं, हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये सारा तामझाम विस्फोटक मिलने के बाद ही क्यों? विधानसभा जैसी जगह की सुरक्षा पहले से ही मुस्तैद क्यों नहीं रखी गई? किसकी लापरवाही से सुरक्षा में चूक हुई? अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। विधानसभा में पहले विस्फोटक और फिर संदिग्ध पाउडर मिलने से सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। विधानसभा की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और किसी को भी अब बिना पास के विधानसभा में एंट्री की इजाजत नहीं है। विधानसभा में विस्फोटक की बरामदगी के बाद यूपी विधानसभा को किले में तब्दील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है और बिना पास के किसी को कतई एंट्री नहीं दी जा रही, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। सूबे की पुलिस के मुखिया विधानसभा परिसर में पहुंचे तो बाकायदा पास के साथ। डीजीपी से पहले एडीजी विधानसभा परिसर में आए तो वो पास भूल गए, लेकिन गाड़ी भी नहीं पास है। नहीं, गाड़ी भी नहीं जाती। विधानसभा गेट पर सिपाही ने एडीजी की कार रोक दी। एडीजी अभय वापस लौटे और कुछ देर बाद पास लेकर आए, तब जाकर कहीं एंट्री मिली। विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार होता दिख रहा है। इस वक्त जो गेट नंबर 7 पर मैं मौजूद हूं और यहां से एडीजी जोन अभय कुमार एंट्री कर रहे थे। उनके पास पास नहीं था, लिहाजा यहां पर एक सिपाही था, उसने रोका। योगेंद्र, कौन अंदर आ रहा था, फिर क्यों आपने रोका? एडीजी साहब पास गाड़ी में पास नहीं था तो पास लेने चले गए थे ऑफिस, वापस दोबारा पास लेके आए, एंट्री हो गई। तो आपने रोका उनको? हमने पास नहीं था इसलिए रोका। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं ये योगेंद्र कुमार है, एडीजी जोन अभय कुमार। वो विधानसभा में एंट्री करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनके पास नहीं था, लिहाजा उनको रोका गया। उसके बाद जो एडीजी है वो फिर पास लेकर आते हैं, उसके बाद जाकर एंट्री जो है वो करते हैं। नहीं, गाड़ी में पास थी, वो स्टिकर पे लगाए, शीशे पे नहीं लगाए हुए था। सिपाही ने रोका, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, वही काम था उसका, उसने अपना काम एग्जाम दिया, मैंने उनको बधाई दी है और हम अपेक्षा करते हैं वो कि सबके साथ ऐसा ही व्यवहार रखेगा, तभी ये परिसर सुरक्षित रहेगा। एडीजी से पहले विधानसभा की सुरक्षा में तैनात एसपी भी पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गाड़ी की भी चेकिंग की। एसपी राहुल मिठास गाड़ी को गेट पर छोड़कर पैदल ही परिसर में सुरक्षा का मुआयना करने निकल गए। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ किसी भी विधायक को या दूसरे अधिकारी को बिना पास के परिसर में एंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही। साथ ही गाड़ी की पूरी चेकिंग की जा रही है। जिसके पास गाड़ी का पास नहीं है वो गेट से पैदल ही जा रहा है। विधानसभा में आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। साथ ही परिसर के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। क्या पेड़ और क्या पौधे, सुरक्षाकर्मी विधानसभा परिसर में मौजूद हर चीज को खंगालने में जुटे। भले ही सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं, लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि विस्फोटक मिलने के बाद ही ये मुस्तैदी क्यों? पहले से क्यों नहीं अलर्ट पर थी सुरक्षा एजेंसियां? अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से। लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में आग की ये खबर आ रही है। यहाँ पर आग लगी, हालांकि इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि ये आग कैसे लगी है। मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में ये आग लगी है और ये गंभीर खबर है। केजीएमसी में ये आग की खबर लखनऊ से आ रही है। ये आग कितनी भयानक है, कितनी गंभीर है, कहाँ तक फैली है? किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में आग की खबर है। ट्रॉमा सेंटर से में ये आग है और ये खबर इस तरह की आ रही है। हालांकि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हम आपको लगातार ये जानकारी देते रहेंगे, लेकिन 150 मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक जो खबर आ रही है 150 मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। या मरीज और हैं अंदर, कुछ और मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। इन मरीजों को कहाँ शिफ्ट किया गया है? क्या केजीएमसी में ही इन्हें शिफ्ट किया गया है या कहीं और ले जाया गया है? लेकिन इनमें कोई गंभीर मरीज तो नहीं है। ये तस्वीर भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि
इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये आग कैसे लगी, लेकिन जो राहत की खबर आ रही है वो खबर ये है कि 150 मरीजों को शिफ्ट किया गया। सभी मरीज सुरक्षित हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जैसे ही आग की खबर मिली तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया गया, तुरंत अस्पताल प्रशासन जो है वो अलर्ट हो गया। और जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक, पूरी खबर क्या है? देखिए सईद, तकरीबन 7 बजे के आसपास KGMU का जो ट्रॉमा सेंटर है लखनऊ में, उसके दूसरे माले पर आग लगी और आग बहुत तेजी से फैली। इस वक्त जो हालात हैं कि तमाम जो इस ट्रॉमा सेंटर के भीतर जो इमरजेंसी के मरीज हैं, जो ICU के मरीज हैं, जो ICCU के मरीज हैं, इन तमाम मरीजों को निकाल करके दूसरे भवन में शिफ्ट किया गया। सामने एक दूसरा अस्पताल है, वहां शिफ्ट किया गया है। पूरा अस्पताल इस वक्त भी धुएं से भरा हुआ है। जो मरीज थे, जो बहुत गंभीर हालत में जो मरीज थे, उन्हें किसी तरीके से ले करके दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। अब फिलहाल आग पे तो काबू पाया गया है, लेकिन जो स्मोक है, जो धुआं है, उससे पूरा अस्पताल भरा पड़ा है। लोग अपने अपने मरीजों को अब भी निकाल करके ले जा रहे हैं। कुछ लोगों को ऊपर के माले पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे जगहों पर ले जाया जा रहा है। जान माल की अभी तक किसी के मरने की इसमें कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन जो गंभीर रूप से मरीज हैं उन्हें जरूर दूसरे अस्पतालों में पहुंचाने में। बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे इस खबर पर। लगातार हमारी नजरें हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल रुख दूसरी खबर का। मूसलाधार बारिश के बाद गुजरात के कई शहरों में बाढ़ की स्थिति है। राहत और बचाव के काम के लिए NDRF की टीम तैनात कर दी गई है। सरकार ने स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखी है। तो राजस्थान से लेकर असम तक में भारी बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। देश के करीब आधे हिस्से में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। गांव पानी में डूबे हैं और शहरें सैलाब का सितम झेल रही हैं। सबसे पहले गुजरात चलते हैं। मोरबी से लेकर जामनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, नर्मदा और बनासकांठा तक में जनजीवन अस्त व्यस्त है। NDRF की टीम तैनात है और राहत का काम जोर शोर से चल रहा है। गुजरात के 7 बांध खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गुजरात के सभी 33 जिलों के कलेक्टर के साथ सरकार ने लगातार संपर्क बना रखा है। इस बीच जामनगर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ 2 शिक्षकों को ले चुकी है। देश के दूसरे राज्यों के कई हिस्से भी बड़े पैमाने पर बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान के भी कई शहरों में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और शहर दरिया में तब्दील हो गए हैं। बांसवाड़ा में इतनी बारिश हुई है कि बरसाती नदी के उफान में SDM बह गए और उनका अब तक पता नहीं चला।